सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। अपनी शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करना मजबूत इंसान की निशानी समझा जाता है और नायब सदर अमरीकी सदर कामला हैरिस ने जिस वकार के साथ इंतखाबी शिकस्त तस्लीम की वो उनकी मजबूत शख्सियत का रिफ्लेक्शन है। लेकिन साथ ही कामला ने अपना मिशन जारी रखने का अज़म दोहराते हुए ये भी कहा कि मैं इस इंतखाब में अपनी शिकस्त तस्लीम करती हूँ, लेकिन इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाली जदोजहद से दस्तबरदार नहीं हो रही। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि पोस्ट इलेक्शन यूएस के बाद इससे पहले भी ये चहमगोइयाँ हो रही थी, लेकिन अब फिर से ये हम देख रहे हैं कि मौजू छिड़ चुका है कि पाकिस्तान में इसके क्या असरात होंगे। इस हवाले से कई तरह की स्पेकुलेशंस एक पार्टी को लेकर ख़ास तौर पे की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को ख़ास तौर पे कहा यह जा रहा है कि उनको शायद रिलीफ मिले, पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अमेरिका में पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है। नहीं लगता कि ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई का कहेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा ने भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, वो यकीनन वहाँ से रिलीफ दिलवाएंगे। अब ये जो मौजूद गुफ्तगू और पीटीआई के सपोर्टर्स की एक उम्मीद है, ये सारे मामलात किस जानिब जा रहे हैं? क्या वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा, या पाकिस्तान की जो अभी खारजा पॉलिसी सारी सिचुएशन में हमारे सामने आई है और दफ्तर खारजा की जानिब से जो रद्द-ए-अमल है उसको हमारे एनालिस्ट किस तरह से देख रहे हैं, ये किस जानिब जाएंगे? अभी जब ट्रंप आते हैं तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें वाज़ेह होंगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क उन्होंने कुछ ऐसे लॉबिंग भी की है जिसकी हालिया हमने देखी है कि एक मिसाल कांग्रेस के काफ़ी उम्मीदवार वहाँ से जो नुमाइंदगान है उन्होंने एक ख़त भी लिखा था जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। एहतशामुल हक साहब, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब इन हाउस पैनलिस्ट में हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमें आज अब्दुल्ला हमीद गुल साहब चेयरमैन जवानान पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पर ज्वाइन किए। उनके साथ साथ हारिस नवाज साहब ने भी खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। आगाज़ करते हैं हारिस साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। अमेरिका में इलेक्शंस हुए, उसके सारे असरात हमने उस पर भी बात की, ट्रांसमिशंस भी होती रही, अमेरिका में क्या चेंजेस आएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को बड़ा इंटरेस्ट था और वो इंटरेस्ट यही था कि जी बानी पीटीआई जेल में उनके सपोर्टर्स ये समझ रहे थे कि आएंगे तो शायद उसके बाद मामलात होंगे। यहाँ राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के हलकों में जो सारी सिचुएशन हो रही है उनके हवाले से बातें हो रही हैं कि वो पुराने अपने ट्वीट्स जो हैं ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी को लेकर वो भी डिलीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ ना कुछ है, तो इसी वजह से बात हो रही है। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में? आमना, देखिए, मैं आई पर्सनली फील के अभी क्योंकि इट विल टेक हिम एक सवा कुछ 6 हफ्ते के बाद तो वो ओट लेंगे, फिर 2-3 महीने उनको और लग जाएंगे। दैट अराउंड 6 मंथ्स आर गोइंग टू पास अवे। बात ये कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर को या दूसरे मिनिस्टर को किसी को इस टॉपिक को डिस्कस करने की जरूरत नहीं। द आंसर, पोलिटिकल आंसर और बेसिक आंसर होना ये चाहिए कि अगर कभी कोई ऐसी बात होगी, then we have an assembly, we have a senate, we will take this issue, we will discuss it, let the people of Pakistan decide, and it is an unnecessary controversial में जाने की जरूरत नहीं। हम immature तरीके से बातें शुरू कर देते हैं जो कि they send a wrong message। नंबर 2 बात ये कि ठीक है, we understand कि उनकी थोड़ी सी एंड में अंडरस्टैंडिंग थी आपस में, और जब वहाँ पर व्हाइट हाउस गए तो उनको वो अपने रेजिडेंशियल पोर्शन ऑफ व्हाइट हाउस में भी लेकर गए। वहाँ उनकी बेगम ने स्पेशली मुझे सेल्फी बनवा शौकीन की जी कि मैं अकेली बनवाना चाहती हूँ। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट व्हेन हुकूमत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है तो उसमें और चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। उसमें देयर द रीजन के व्हाट आर द रीजन, क्रिमिनल चार्जेज हैं, उसको कैसे रिजॉल्व होना है, आपके कोर्ट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं, कोर्ट ने क्या फैसला करना है, गवर्नमेंट ने तो नहीं फैसला करने के लिए निकाल दें, इट इज कोर्ट से दे हैव टू डिसाइड। तो ये भी देखने की बात है क्या होगा। तो हमें मैच्योर तरीके से जवाब देने चाहिए। अननेसेसरी हमें पहले भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो हुकूमत ने बातें की कि जी वो ये हो गया, ऐसे हो गया, अब हम डिलीट कर रहे हैं मैसेजेस। व्हाई डोंट डू ऑल दिस थिंग। आप हुकूमत, अवाम ने आपको हुकूमत दी है, आप अच्छी ऐसा तरीके से हुकूमत चलाएं, डिलीवर करें, कीप पीपल ऑफ पाकिस्तान हैप्पी, ताकि अगर अवाम खुश होगी, उनका रोज़ाना ज़िंदगी अच्छा होगा,
बिजली सस्ती, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, कमोडिटी आइटम सस्ती हो रही है, लोग आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत में कॉन्फिडेंस डेवलप करना शुरू कर दें। अगर आप उनकी चीजें ही महंगी करती जाएंगे दिन ब दिन, और वो किराया भी नहीं दे सकते घर का, बिजली का बिल ही 30,000 आता है, वो 30-40,000 रुपये उस घर का रेंट है, तो फिर ही विल स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स ऑपोजिशन। ये हमें इनको चाहिए हुकूमत को सोचने की बात है, जो नहीं सोच रहे हैं। स्पेंडिंग सो मच ऑन डेवलपमेंट फंड्स और आईपीपी के ऊपर, उसको कट शॉर्ट करो, आप उसके वहां पर लीव दो, ये चीजें आप करने की बात है। अभी हमें इस कॉन्ट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और सेकंड बात ये कि चीफ ऑफ स्टाफ भी गए हुए हैं सऊदी अरब, आई एम श्योर कि बड़ी कंस्ट्रक्टिव बात होगी, और वहाँ भी बहुत सारे रीजनल इशूज होंगे, इंटरनेशनल इशू पर डिस्कस होगा, ईरान के जो हालात हैं, पैलेस्टाइन इशूज हैं, इवन ट्रम्प अभी क्योंकि बन गया तो मे भी डिस्कशंस होंगी, बिकॉज सऊदी अरब हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ट्रम्प के साथ, तो काफ़ी बेहतर चीज़ें होती जाती हैं। तो आई थिंक इस वक्त वी शुड कीप अ फिंगर क्रॉस, बट आई एम श्योर कि इसमें इमीडिएटली आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग अराउंड। ठीक है, यानी आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर अब्दुल्ला साहब, ये इतने पैनिक क्यों हो रहे हैं, ये भी सवाल बनता है ना अपनी जगह पे। राना सनाउल्लाह साहब तो कल बैठ के वजीर आजम के मुशीर हैं, वो तो ट्रंप और इमरान खान साहब में एक मवाजना ड्रॉ कर रहे थे, कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं झूठ बोलना, मजाक उड़ाना, बिल्कुल ट्रंप की भी वही आदत है जो कि बानी पीटीआई की है। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि शहरी रहमान साहिबा ने भी इस पर कमेंट किया, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि लगता है कि मुदाखलत होगी बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं बहस की वजह कुछ तो है, वरना हुकूमती हलके उनको तो इस तरह से पैनिक नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में अननेसेसरीली जो है वो कहते हैं ना कि बादल देख के आपने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया है कि अभी पहली प्रायोरिटीज को देखें। क्या दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी अमेरिका के नौमुंतखब सदर के लिए पाकिस्तान में बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई होगी? अगर ऐसा है तो फिर तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तो दुनिया का खुश नसीब तरीन मुल्क है, जिसके ऊपर अमेरिका इतना जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। वो भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए इजराइल का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कल ही यूक्रेन के हवाले से स्टेटमेंट दे दी है, और उनके लिए जो अमेरिका को पॉलिसी ऑफ रिट्रीट, बड़े-बड़ी जंगें, बड़े मसाइल सामने हैं। जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि माजी में तो याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के साथ, किम जोंग उन के साथ जो है रवाबित रखे, और वहाँ फिर बॉर्डर भी पार कर लिया। फिर इसी तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान से जो पॉलिसी दी, रिट्रीट की, मजबूरन बाइडन साहब को उसके ऊपर अमल पैरा करना पड़ा, और फिर सीरिया के अंदर उन्होंने अपनी फोर्सेस को पुल आउट किया, एयरफोर्स को। तो ये वो तमाम बातें थी जिसके अंदर पॉलिसी ऑफ रिट्रीट नजर आती है। मुझे नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान, जिस पे पहले तो अफगानिस्तान एक प्रायोरिटी था और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी और अमेरिका की स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट में थे, लेकिन अब क्योंकि जब से वो अफगानिस्तान से जो है निकल गए हैं, अब उनकी पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या होगा, पाकिस्तान इज नॉट इनटू देयर प्रायोरिटी लिस्ट। और वैसे भी आपको पता है, हाउडी मोदी के बकायदा जलसे करवाए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनकी बकायदा, जैसे अभी ब्रिगेडियर हारिस साहब कह रहे थे, हार्ट ऑफ मुस्लिम लैंड सऊदी अरब में पहुंचे, और फिर हार्ट ऑफ ज्यूइश लैंड के अंदर पहुंचे, और बकायदा यरूशलेम को उन्होंने बकायदा एक दारुल खिलाफा जो है वो तस्लीम कर लिया, जो पहले कभी किसी अमेरिकन सदर ने नहीं किया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान शुड बी देयर प्रायोरिटी, क्योंकि 20 जनवरी को जब वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस, ओवल ऑफिस में कदम रखेंगे, तो उसके बाद कोई अगर होगा, अभी तो क्रिसमस आ रहा है, मुबारक होगी, चीजें होगी, और अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट टिल द टाइम, याद रखिए ये बात बहुत मैं सोच समझ के कह रहा हूं, और मेरे तमाम पैनलिस्ट इससे इत्तफाक राय रखेंगे, आखिरी दिन तक जो बाइडन मजबूत तरीन सदर है, और अगर वो चाहेंगे तो किसी मुल्क पे जंग भी मुसल्लत करने से गुरेज नहीं करेंगे, और उनकी स्टैब्लिशमेंट उनके हुक्म के ताबे होगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की जो ताकत होगी वो 20 जनवरी 2025 के बाद से होगी, उससे पहले तमाम कयास आराइयां हैं, और हुकूमत जो है वो मेरे ख्याल में इसलिए भी शोर मचा रही है कि इतना शोर मचाओ कि पहले ही सही कि वो लोग जो है अगले जो है उससे इज्तनाब। या फिर ये हो रहा है कि जो पीटीआई के हम देख रहे हैं कुछ रहनुमा इस वक्त अमेरिका में क़याम पजीर है, एहतशाम साहब, उन्होंने शायद इतनी बातें कर दी, उन्होंने कहा जी हमारी बातचीत भी हो गई है उससे पहले। वो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इस हवाले से बात भी करें, हम बताएंगे नहीं उनका रिएक्शन क्या आया, लेकिन उनको 2 महीने पहले ही बता दिया गया था कि क्या हो रहा है बानी पीटीआई के साथ वहाँ पर।
उस पर कहीं हुकूमत पैनिक हो रही है, बड़ा सीरियसली ले रही है कि वजारत खारजा ने भी इस पर आज बयान दाग दिया कि भाई अदम मुदाखलत पर मबनी है ताल्लुकात। तो देखिए आमना, मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी, वजारत ख़ारजा की तरफ से तो बयान की ज़रूरत नहीं थी। ये सियासतदानों की लड़ाई या सियासतदानों की बयानबाजी में हमें मेरा ख्याल है इस तरह नहीं उलझना चाहिए फौरी तौर पे। देखिए मैं इस पे आता हूँ, अभी जो बात हो रही है इमरान खान के बारे में, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव आमना 2 मिनट के लिए देख लें कि जो अभी अब्दुल्ला भी बात कर रहे थे और ब्रिगेड साहब ने भी बात की कि इस वक्त 8 अरब से ज़्यादा आपकी आबादी है दुनिया में। एक शख्स इतना पावरफुल है कि दुनिया को हिला कर रख सकता है। आज पूरे यूरोप में ट्रेमर आया हुआ है, आप देखें बुडापेस्ट में सारे यूरोपियन लीडर बैठे हुए हैं, वो बैठ के बात कर रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जी मैं आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं लूँगा। अब दूसरी जंग अजीम के बाद से सारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम उनके पास है। आज पूरे यूरोप में ये कहा गया या बता दिया गया है कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ रशिया की आपको रोन के रख देंगी। अब वो जिस तरीके से यूक्रेन से पीछे हटने के लिए जा रहे हैं, आप देख लें इसकी बड़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया में होंगे। अब सवाल ये है कि जी क्या कर सकते हैं। देखिए 3 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको जो मैं समझता हूँ। देखें जो बिगेस्ट चैलेंज उनका इस वक्त है कि जो जिसको नाम दिया गया ना 2.0 कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे वो एक हार्डन स्टांस लेने जा रहे हैं। यानी चाइना, यूक्रेन के बारे में, ईरान, 3 मुल्कों के बारे में बड़े फैसले करने हैं। यूक्रेन से बाहर निकलना, अपनी सिक्योरिटी खुद संभालें यूरोप वाले, चाइना को टफ टाइम देना और इसी तरह से ईरान के साथ बड़े बड़े फैसले करना। अब जिस पे आप देख रहे हैं इसराइल में बंगड़े डाले जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी इसराइल की इस वक्त हुई है कि वो नेतन्याहू प्राइवेटली जो खबरें आई हैं वो कह रहे हैं कि हमने बदला लिया बाइडन से कि उन्होंने थोड़ा सा डिफ़र किया था। यहाँ पे खुश हैं कि रिपब्लिकन हमेशा जो है ना वो साथ देते हैं यहूदियों का। अब सवाल है कि इसके बाद क्या होगा। एक तो बड़ा इनके लिए चैलेंज अपने मुल्क के लिए है कि लेकिन रिपब्लिकन ने ये भी प्रॉमिस किया है अपनी कैंपेन में मुस्लिम कम्युनिटी से कि हम यहाँ पे फौरी तौर पर जंग बंदी करेंगे और पीस वहाँ पर लेकर आएंगे। मैं आमना वही उसी पे आ रहा हूँ। ये दोनों बातें, एक तो उनका ये वादा कि हाँ, एक वादा उनका कि मैं 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की जंग बंद करा सकता हूँ, वो क्या करेंगे। और पे यूरोपीय अपना मुस्लिम वोटर ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के, उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि गज़ा की मैं जंग बंद कराऊंगा। मुश्किल काम है, इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। तीसरा बड़ा मसला उनकी बात शुरू हो गया वहाँ पे कि न्यू कॉन जो विंग है उनका रिपब्लिकन पार्टी का आमना, वो क्या कहता है, वो तो अमेरिका फॉरएवर वॉर की बात करते हैं। वो कह रहे हैं हम इनको मजबूर करेंगे कि आप एक्सपैंड करें वॉर, जो हम दुनिया में कर रहे हैं, हमारी वॉर इकॉनमी इस पर चलती है। अब तो देखें इतना मुश्किल वक्त है हमारे लिए। हम ना क्या ना, हम वो बात है कि इफ़ द विशित वर दी हॉर्सेस कि हमारी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी। हाँ, एक बात ज़रूर हुई है, लेकिन आप देख लें जो आज अभी बैरिस्टर अपना सैफ का बयान आ रहा था कि ये मई कोई तवक्को नहीं है। और अली मोहम्मद ख़ान जो कल बानी PTI को मिल के हैं, उनके बारे में जो खबरें हैं कि मुझे तवक्को किसी से नहीं है, हम मौजूदा सिस्टम में रह के बात करेंगे। शायद उनको मैसेज मिल गया है कि 2027 तक कौन बैठा है और 2032 तक भी वही होगा, हमें जो रिलीफ लेना है यहीं से लेना है। आखिरी बात ये है कि एग्जैक्टली ये सही बात करें, PTI की अपनी लीडरशिप इस हवाले से कई जो रहनुमा हैं वो मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहे हैं, जिसमें हम अलीमा खान साहिबा को भी देख रहे हैं, बानी की जो हमशीर हैं। जी आखिरी बात आप देखें कि पाकिस्तान के बारे में अमेरिकन जो फैसला करते हैं ना, वो कभी डायरेक्ट नहीं फैसला करते। ठीक है, आपको याद है कि जब मुशर्रफ के ज़माने में नवाज शरीफ साहब को लेके जाना था, सऊदी अरब के ज़रिए काम किया उन्होंने, उनके ज़रिए सब कुछ हुआ। आज कहा जा रहा है कि एक बंदे का और इजाफा हो गया। ये चीज़ें भी अगर होंगी तो शाह साहब एक बंदे का, ये तो शाह साहब अगर ये चीज़ें बात तो मुकम्मल कर लेंगे आप ना, जुमला मेरा मुकम्मल कर लेंगे। हमारे रीजन में जो फैसला होगा MBS मोहम्मद बिन सलमान और दूसरा नाम है MBZ मोहम्मद बिन जैद, ये फैसले करेंगे हमारे बारे में डायरेक्ट। वो यहाँ पे नहीं आएंगे। वो भी कहा जाता है कि पहली 100 तरजीहात से जब फुर्सत मिलेगी ड्रम साहब को तो उसके बारे में सोचेंगे। जी अच्छा, सही। चले शाह साहब, ये वही वाली बात आती थी ना कि उनके पास देयर आर बिग चैलेंजेस अहेड जिनको उन्होंने देखना है आते ही, बल्कि फौरी तौर पर उनको देखना पड़ेगा इन मामलों को। देखिए मेरे ख्याल में हमारे जो सियासी लीडरशिप है वो शायद उनको भी हमेशा मीडिया में ज़िंदा रहने के लिए कोई ना कोई एक मसाला चाहिए होता है। अब ये तो 2 लोग बता सकते हैं, या तो बानी PTI बताएंगे या वो ट्रम्प साहब बताएंगे कि उनको छुड़वाएंगे या नहीं छुड़वाएंगे। बाकी आप मफरूज़ों पे बात करें, लेकिन कल 2-3 चीज़ें जो हुई, देखिए एक चीज़ को आप रियलिटी माने
डोनाल्ड ट्रंप ने भी हर वो कार्ड यूज़ किया, चाहे वो पाकिस्तानियों को खुश करने वाला था, चाहे वो अरब ममालिक के मुसलमानों को खुश करने वाला था, चाहे वो जूइश कम्युनिटी वाले थे या ईसाई कम्युनिटी या अपने सफ़ेद फार्म थे। उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया और मेरे ख्याल से वो इलेक्शन जीत गए। अब उसके बाद उनके प्रायोरिटीज़ तो बिल्कुल वाज़े हैं। ईरान उनके लिए प्रायोरिटी होगा, यूक्रेन होगा, ऑब्वियसली रशिया होगा, चाइना काउंटर जो उनकी पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और जैसे वो रिट्रीट की बात करते कि जंगें ख़त्म करेंगे, लेकिन एक चीज़ हम क्यों नहीं मानते कि तहरीक इंसाफ की जो यूएस की लीडरशिप है, मेरे ख्याल में वो इंतहाई कामयाब रही है। अगर आप इसको मानते हैं या नहीं मानते, वो अपनी लॉबिंग में बड़े तेज़ रहे, उन्होंने असर्ट किया है। उन्होंने देखे डेमोक्रेट बल्कि वहाँ पे जो मौजूद पीटीआई की लीडरशिप है या जो उनके फाइनेंसर है, उन्होंने बाकायदा दोनों जमातों के लिए पैसा खर्च किया है। और ये आप इस बात को खारिज इम्कान नहीं करा सकते कि ये ट्रंप का इशू नहीं है कि ट्रंप इलेक्ट होके आ गए। देखिए मेरे ख्याल में उन्होंने दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट की और वो फिर भी असर्ट करेंगे अपनी पॉलिसी को। लेकिन जैसे कि ब्रिगेड साहब ने कहा और अब्दुल्ला भाई ने कहा कि 20 जनवरी के बाद ये कहानी होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि हुकूमत शायद खुद खौफजदा होके ही इससे पहले ही कहीं उनको ना छोड़ दे। लेकिन उसमें एक आम नुकता जो मैं बयान करना चाहूंगा वो ये है कि जब तक बानी पीटीआई खुद नहीं चाहते वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। ये भी आप जहन में डाल, ये भी तो हो सकता है। और आप इससे पहले अगर हिस्ट्री एक सेकंड जी, आप हिस्ट्री देखें कि जब मियां साहब अडियाला जेल से बाहर आना चाहते थे तो वो जेल से बाहर आए और वो लंदन गए। दूसरी बार इससे पहले वो आए और वो सऊदी अरब गए। ठीक है जी। तो आप ओवरऑल देखा जाए कि जब आप जेल से बाहर आना चाहते हैं तो आप कैसे आएंगे, आप चीज़ों को मानेंगे, आप सिस्टम को मानेंगे। और ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि जब बानी पीटीआई सिस्टम को मानेंगे, वो चीज़ों को देखेंगे, वो 9 मई को मेरे ख्याल से उसके ऊपर रिपेंट करेंगे और वो कहेंगे जनाब हाँ बिल्कुल सारी बातें ठीक हैं, अब मैं राज़ी हूँ, तो इसके बाद ही उनके बाहर आने का चांस हो सकता है। और वो भी देखिए उसमें आपने देखना कि जब उनके ऊपर केसेस हैं, उनके ऊपर उन्होंने अदालत को फेस करना, ये तमाम चीज़ें होंगी। अब ये खारिज इम्कान है कि जनाब आप फ़ोन उठाएंगे और कहेंगे कि जनाब बानी पीटीआई को कर तक छोड़ दें क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। देखिए अपने आप लोकल डायनेमिक्स को अगर देखा जाए तो हमारे पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ें होती रही हैं। और हम अपनी तमाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो मियाँ साहब की शक्ल में, चाहे वो जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शक्ल में, चाहे इवन वो बानी पीटीआई के शक्ल में है, हम भी उनको ज़ाया नहीं करते। आपका सिस्टम जो है ना, आपका जो कह रहे हैं ना एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं या मुक्तदरा कह रहे हैं, वो भी सियासी निज़ाम को एकदम से वाइंड अप नहीं करना चाहेंगे कि आप एक 2 पार्टी लीडरशिप पे दोबारा चले जाए। आपके पास 3rd पार्टी होनी चाहिए कि आप इस जमहूरी निज़ाम को चला सके। देखिए ये एक बड़ी रियलिटी है, हार्श रियलिटी, और अब आपको मानना चाहिए। देखिए एस्टेब्लिशमेंट का एक वजूद है तमाम दुनिया के अंदर और वो अपना रोल प्ले करती है। ये तहरीक इंसाफ को भी मानना चाहिए, ये आपकी पीपल्स पार्टी भी मानती है और ये PMLN भी मानती है। जब आप सिस्टम के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो हालात ऐसे होते हैं। आपने इस तमाम मसले के लिए अपना इंडिजिनस और इन हाउस जो है वो मामला तय कर रहे हैं। हाँ, बाकी आखिरी बात मैं ये करूँगा कि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। अगर उनको खान साहब फ़ायदे में लगे तो उनसे बात करें, अगर उनको हमारे से बात करना फ़ायदे में लगा तो उनसे करें। और उनको ज़रूरत पड़ेगी को करने के लिए या अपना यहाँ पे फुट होल्ड रखने के लिए जो उनके लेकिन मामलात को जो तय करेगा, मेरे ख्याल में वो उनके लिए प्रायोरिटी होगी और वो फैसला उस वक्त होगा। ठीक हारिस साहब, लेकिन जो अभी हमने हुकूमत की कानून साजियों को लेके जो तेजियां देखी हैं, वहाँ से ये ना होना हो कि पहले मामलात जो हैं वो फौरी तौर पे मिलिट्री ट्रायल की जानिब जाएं, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून कहती भी रही है, उनके कई रहनुमा कह रहे हैं और टीवी पे बैठ के कि उनका मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए जो मामलात रहे हैं अब तक। तो आपको लग रहा है कि आने वाले 1-2 महीनों में ये तेजियां यहाँ पर भी दिखाई देंगी? हमने इसमें बात ये कि ये तो ज़ाहिर दे वांटेड के अमेंडमेंट करना चाह रहे थे और अभी काफ़ी चीज़ें जो इस एक्ट में आ गई हैं उसमें भी ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी कोई भी नहीं करेगा। इट टेक कम से कम 5-6 महीने लगेंगे बिफोर मिस्टर ट्रम्प स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन। अभी उनके पास बहुत चैलेंज है, अपनी मैनिफेस्टो के चैलेंज है, उनके पास इमिग्रेंट्स का है, डोमेस्टिक लेबर को कैसे, इंडस्ट्री को उन्होंने डेवलप कैसे करना है वो है, लोगों के लिए मसाइल और उन्होंने जो अपने उसमें डिस्कस किए मैनिफेस्टो में वो बात है। ये पाकिस्तान का इशू इट वाज नेवर इन देयर मैनिफेस्टो, सो दे नॉट वरीड अबाउट इट। वो एक उन्होंने बातें क्यों ही हैं जिसकी वजह से लोग बात कर रहे हैं। हमें खास तौर पे गवर्नमेंट लेवल को क्या प्लान करना चाहिए। देखें, गवर्नमेंट शुड बी वरीड के ट्रम्प के आने के बाद पाकिस्तान व्हाट ऑल वी नीड एंड लुक टुवर्ड्स अमेरिकन। वन, ईरान, कि हमें उनसे ऑयल कैसे लेने की कोशिश करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी बनानी है। रिबेट प्राइस के ऊपर जैसे इंडिया को फेवर दिया है या टर्की को फेवर दिया है, पाकिस्तान प्लान कि हमें दें हमारी इकोनॉमी का ये हाल। वी हैव डन सो मच फॉर यू एंड दिस इज व्हाट वी नीड इकोनॉमिक सपोर्ट।
नंबर 2 आप बात करेंगे ईरान की गैस पाइपलाइन जो आई है हमने, वो कैसे उनसे लेनी है, ये हमारे मेन इश्यूज हैं। देन उसके बाद जो वॉर टेररिज्म के अंदर वो सब कुछ छोड़ के चले गए वहाँ पर वेस्ट हुए, एंड नाउ पाकिस्तान फेसिंग द ब्रंट। हमने ये उनसे कैसे लेनी है, हमें क्या उन्हें मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, एक मिलिट्री इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए टू फेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू काउंटर दिस जो एवर इंक्रीजिंग जो थ्रेट आ रहा है वहाँ से सिक्योरिटी का, जहाँ पर 5-6 टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही हैं, और ये जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी है उसको हम हाईलाइट करने की जरूरत है। हमने अमेरिकन ने ट्रेड कैसे बढ़ाना है और ज़्यादा, उसके लिए बढ़ाने के लिए हमने कॉस्ट प्रोडक्शन कैसे कम करनी है, गैस बिजली कैसे कम करनी है, सो दैट वी कैन गो एंड कम्पीट द वर्ल्ड मार्केट। ये ज़्यादा इशूज है। लेकिन इसके लिए प्लानिंग आपको लगती है हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी प्लानिंग की जा रही है? बिल्कुल की जा रही नहीं है, तो डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर मैं, आप, अब्दुल्ला, एहतशाम साहब हम लोग सोच सकते हैं, तो व्हाई नॉट द गवर्नमेंट, इसका काम ही यही है। प्रायोरिटीज है ना सर, बात तो फिर प्रायोरिटीज की आ जाती है, उनकी प्रायोरिटीज पे है या नहीं, इस हवाले से डिस्कशन तो फिर होने चाहिए ना टीवी चैनल्स पे, जब इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, बजाय कि इन इश्यूज को उनको आगे कल यही वाली बात करनी चाहिए थी कि हमारे सामने ये इश्यूज खड़े हुए हैं, पाकिस्तान में अगर अमेरिका के इंटरेस्ट हो सकते हैं तो वो ये मुमकिन इंटरेस्ट हो सकते हैं। यही मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पॉलिटिशियन को, हमारे मिनिस्टर को, दे मस्ट शो जो है अपनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, संजीदगी का मुजाहरा इन मामलात में खास तौर पे दिखाना। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये चीजें आप करें, डोमेस्टिक हालात ठीक करें, ठीक है, आप अपने रिलेशन अमेरिकन से बेहतर करें। अगर जो फील के ट्रम्प हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर एंड देन अनप्रेडिक्टेबल है, ही मीन्स व्हाटएवर ही सेज एंड ही कैन मैन्यूवर थ्रू स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन से, क्योंकि ही रन के जो एक विंडो में जाएंगे, थोड़ा बहुत विंडो से राइट खिड़कियां खोल लेते हैं, तो ये हमें चीजें अभी प्लान कर लेंगे 2 हफ्ते के 8 हफ्ते के दौरान में, ताकि व्हेन ही इज इन सियर वी आर वेल प्रिपेयर्ड, आवर एम्बेसडर इन वाशिंगटन इज वेल प्रिपेयर्ड, हमारी टीम में दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। आपका इस हवाले से ओपिनियन आ गया है, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इस सेगमेंट में हम जो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे दीगर गेस्ट हमारे साथ रहेंगे, एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, एक और अहम टॉपिक उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुल्की मुआशी हालात से इंतहाई पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम सही समत में जा रहे हैं। तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम हैं, लेकिन इन तमाम पॉजिटिव बातों के बावजूद मिनी बजट की गूंज भी हमें दिखाई दे रही है। माली साल के पहले 6 माह में 321 अरब रुपए के टैक्स खसारे का भी इम्कान है, जबकि ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि दिए गए टारगेट्स पूरे ना होने पर IMF का मददगार मिशन मिनी बजट लाने पर हुकूमत से मुज़ाकरात करने आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। अब ये जो सवाल कि मिनी बजट लाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, ये IMF का प्रेशर ही है या फिर अपने जो टारगेट्स इनकॉम्पिटेंसी है जो हमारे सामने मौजूद है, इसका असर क्या पड़ेगा अगर मिनी बजट आता है। इस सेगमेंट में हमें साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी हफीज़ पाशा साहब। डॉक्टर साहब, ये मिनी बजट आपको दिखाई दे रहा है और ये जो IMF का मिशन आ रहा है अगले हफ्ते, क्या क्या डिमांड्स होंगी, क्या कहा जाएगा मुमकिन तौर पे, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो मिनी बजट की आप बात कर रहे हैं, ये जो है हमारी हुकूमत ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है। और दरअसल बात यह है कि पिछले 4 महीने यानी कि जुलाई से अक्टूबर तक FBR के रेवेन्यूज़ में नुमाया तौर पर कमी वाज़ेह हुई है, कम से कम 200 अरब की। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो साल के दौरान और भी कमी आ सकती है। टारगेट काफ़ी एम्बिशियस है और उसको हासिल करने में मुश्किलात बहुत आ रहे हैं और आएंगे और, मगर अभी तक हुकूमत ने कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो अब देखिए क्या होता है। दूसरी तरफ जो IMF का जो रिव्यू का प्रोसेस है वो तो अगले मार्च में होना है, तो ये इस वक्त क्यों आ रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है। और आम तौर पे होता है कि कुछ टारगेट्स आप मीट करते हैं, कुछ नहीं मीट करते हैं। हमने कुछ टारगेट्स मीट किए हैं और एक नुमाया टारगेट है FBR रेवेन्यूज़ का जिसको हम नहीं मीट कर पाए हैं, मगर इसकी वजह से तकरीबन 6 महीने पहले रिव्यू आना नामुनासिब। अगर वाकई ये बात तय हो गई
कि हमें एक मिनी बजट लाना है पाकिस्तान को, तो यकीनन रेवेन्यूज को हासिल करने के लिए जल्द से जल्द हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा करना पड़ेगा। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा करेंगे तो उसका अवाम पर यकीनन काफ़ी बोझ बढ़ेगा, और ये मैं समझता हूँ इस वक्त नामुनासिब होगा। सही, ठीक है। हफीज़ साहब जो बात कर रहे हैं अभी, एहतशाम साहब, डॉक्टर साहब भी जो बात कर रहे हैं कि FBR इस महीने अगर हम बात करें 877 बिलियन रुपीज़ का जो अचीव कर पाया नंबर, जबकि जो गिवन टारगेट था वो 980 बिलियन रुपीज़ था। अब ये जो 103 बिलियन रुपीज़ का हम शॉर्टफॉल देख रहे हैं, एक तो हमने यहाँ पर भी IMF को कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई किया या उनको मायूस कर दिया, एक तो ये वाला मामला भी है, और दूसरा यही वाली इशू कि ये जो अगर मिनी बजट आ जाता है तो ये किस हद तक हमारे लिए तो फिर आगे महंगाई है, हम किस तरह से राइट डायरेक्शन में हैं, हम तो अचीव भी नहीं कर पा रहे गिवन टारगेट्स, और वज़ीर ख़जाना साहब जो मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में। अब ना मेरी इत्तला और कैलकुलेशन ये है, जो आपने इंटरव्यू में बताया था कि 320 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है पहली तिमाही में। अगर डॉक्टर पाशा साहब जो हमारे उस्ताद हैं उनकी बात ले ली जाए कि 200 अरब का शॉर्टफॉल है, तो इसमें 280 अरब रुपया और शामिल करें कि जो एक्सपोर्टर का रिफंड हुकूमत ने रोका हुआ है, इस लिहाज से तो ये 480 अरब रुपया बन जाता है। जो शॉर्टफॉल मैंने आपको सिर्फ अक्टूबर के ये जो भी नंबर्स दिए। जी देखें अब सूरत हाल क्या है, मैं जो अब आपको बात बताऊंगा तो मेरा ख्याल है आपको शायद शदीद गुस्सा आएगा और हमारे बाकी पैनलिस्ट को भी आएगा। आपको याद है कि जब बजट पेश किया गया था तो उसके बाद इन्होंने आप पे और मुझ पे तनख्वाहदार तबके को हिट किया था, और फिर उसके बाद इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह लोगों ने पूछा था, बड़ी माजत खान लहजा था, उन्होंने कहा था हम कोशिश करेंगे कि ये तनख्वाहदार तबके पे बोझ कम करें। हमने जो गुस्सा दिलाने वाली बात है, आज उनका स्टेटमेंट पढ़ें, वो क्या कहते हैं कि अगर बजट के और बाकी दूसरे अहदाफ पूरे नहीं होते तो एक मरतबा फिर तनख्वाहदार तबके पे और इंडस्ट्री पे बोझ डालना पड़ेगा। हमना दिस इज़ समथिंग इन ह्यूमन, मैं तो ये कहूँगा ये इतनी ग्रॉस किस्म की ये जिसको कहते हैं मिस कैलकुलेशन हुई है कि इनको समझ नहीं आ रही, कोई इनकी पॉलिसी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, डंग टपाऊ तरीके से एडॉकिज्म पे ये मुल्क को आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आपने क्यों 9 ट्रिलियन रुपये से ज़्यादा का अपना रेवेन्यू का अहदाफ रखा था, और माजत के साथ जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, हम ना 18% तो GST इस वक्त है, आप में हर बंदा दे रहा है, अब 18 से आप 20% ले जाएंगे, वो उसमें हम तनख्वाह में नहीं कटेगा, तो अब इस तरह आप दूध लेने जाएंगी, चीनी लेने जाएंगी, घी लेने जाएंगी, वहाँ पे वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा जुल्म है। और आज ही की खबर है आमना, मेरा ख्याल है, और आपको मैं थोड़ा सा छेड़ दूँ कि जजों की तनख्वाह में आपने देखा कितना इजाफा हुआ, आज 6-6 लाख रुपया तो अलाउंसेज में इजाफा हुआ है, हाउस रेंट में 68,000 से 3 लाख रुपए की बात करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देखें कोई ऑस्टेरिटी नहीं है। जजों को खुश करने के लिए 23 से 34 की तादाद लगाई जा रही है, बनाई जा रही है, और जजों को खुश करने के लिए उनकी तनख्वाहों में इजाफा फी जज इस वक्त 25-25 लाख तक पड़ेगा। अब मुझे बताएं कि ये कितनी अफसोसनाक है, बल्कि शर्मनाक बात है कि एक तरफ यह है कि मिडिल क्लास और खासतौर पर हम देख रहे हैं सैलरीड क्लास पिस रहे हैं, चीज़ें महंगी। और मैं भी ये भी बताऊँ आपको, आज फिर बताऊँ, हम ना झूठ बोलते हैं कि अब अपना इन्फ्लेशन का रेट जो है ना 6% हो गया, 6.9%, 14 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% है, अनऑफिशियली जो है ना आज भी 20% है। कोई चीज़ आपको महंगी नजर सस्ती होती नज़र आती है, बाजार में चली जाए बहुत होगा, ये वाली बातें करके तो अपना BP हाई करने वाली बात है। इससे तो ऑब्वियसली जो सारे सिचुएशन हमारे सामने, शाह साहब ये आप भी हमेशा बात करते रहे, अशराफिया का मुल्क है, अशराफिया को हम देखते हैं कि उनको प्रिविलेजेस एंड पर्क्स मिलते हैं, आवाम का सोचा नहीं जाता, आवाम के ऊपर मजीद एक मिनी बजट आने की तैयारियां हो रही हैं। IMF आपसे नाराज़ है, कहीं ना कहीं वो कह रहा है वर्चुअल मीटिंग में, वर्चुअल इजलास में आप हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसलिए उनको विजिट भी करना पड़ रहा है। फिर हम राइट डायरेक्शन में कैसे हैं? हम बिल्कुल मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा राइट डायरेक्शन में, वो राइट डायरेक्शन तो उनके अपने लिए ना। देखें कि जो इस वक्त आपके मुल्क के अंदर हुक्मरान है उनकी मामला ठीक है, बाकी 24 करोड़ आवाम के साथ उनका कोई काम नहीं। और मैं तो एहतशाम साहब का गुस्सा देख के बहुत ज़्यादा मुतमईन भी हूँ कि चले वो भी हमारे साथ एक पेज पे आ गए, क्योंकि वो यही कहते रहे कि जज ज़्यादा आपके साथ ही पेज पे हूँ। और आज देखें लाइटर नोट 804 को छोड़ के मैं आपके साथ हर पेज पे हूँ। अच्छा दूसरा देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अब एक और चीज़ आप देखें कि
दो दफ़ा आपने टैक्स का रिटर्न का जो है टाइम बढ़ाया अक्टूबर 31 तक। अब मज़ीद आप शायद ये प्लान कर रहे हैं कि अगर मिनी बजट नहीं भी होता तो इवन 50,000 रुपये कमाने वाला माहवार बंदा वो भी अपना रिटर्न जमा कराएगा, नहीं तो वो लेट फाइलर डिक्लेयर होगा। अब कमाल की बात ये कि आप उसी बंदे को पकड़ लेंगे जो कि टैक्स दे रहा है, जो नॉन फाइलर होगा। अब तकरीबन 2.5 बिलियन ये कह रहे हैं कि जनाब वो लोग हैं जिन्होंने ज़ीरो रिटर्न जमा कराया है। तब आपके पास मेयर्स क्या है, अगर FBR का मामला फ्लॉड है, उसके अंदर सिस्टम फ्लॉड है, वो टैक्स कलेक्शन टारगेट को अचीव नहीं कर सके। रीज़न क्या है कि वो वहाँ जा ही नहीं रहे जहाँ से टैक्स रिकवरी होनी चाहिए थी। वो उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जो कि ऑलरेडी बेचारे रजिस्टर्ड हैं, जो इनके पास इनके NTN नंबर हैं। बाकी नए लोगों को लाने के लिए मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल, उनके जो मेयर्स हैं वो कभी अट्रैक्ट नहीं कर सके। इसी तरह देखिए 5.01 बिलियन जो है इस दफ़ा नए फाइलर्स आपके पहुँच गए, जिसमें तकरीबन आधे से ज़्यादा वो आपके वो फाइलर जो कि जीरो रिटर्न जमा करा रहे हैं। अब आप करेंगे क्या? आप आगे ये करना चाह रहे हैं कि जो नॉन फाइलर हो गए उस पर आप एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाएंगे, उनके सिमें बंद करेंगे, उनके जो है आप बाइक के टिकट बंद करेंगे, तो क्या पैनिक नहीं क्रिएट होगा? फिर आप कहते हैं जनाब एक और इन्होंने कैटेगरी पैदा करनी है जो कि लेट फाइलर तस्वर किए जाएंगे, जिन्होंने इन टाइम जमा नहीं कराए। तो लेट फाइलर्स को आप अलग तरीके से तंग करें। तो मैं ये समझता हूँ देखें कोई राइट डायरेक्शन में नहीं है। आपने कॉस्मेटिक मेयर्स किए थे, आपकी एक बबल इकोनॉमिक मेयर्स थे जो आपके मुल्क को मजीद फाइनेंशियल जो है वो डिजास्टर की तरफ लेके जाएंगे। और देखिए उस वक्त तो एक बड़ा नैरेटिव बयान किया जा रहा था कि जनाब डिफॉल्ट से बचा दिया, जो लोग कहते थे डिफॉल्ट पे जाएगा, डिफॉल्ट से बच गया। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका फिर भी अगर 50% से ज्यादा बजट उन्हीं चीजों पे खर्च हो रहा है, तो अवाम कब तक पैसे देके इन अशराफिया को, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे वो पोलिटिकल पार्टीज के अंदर है, तो आप उनको कब तक पालते रहेंगे? मेरा ख्याल मैं और एहतशाम साहब तो नहीं पाल सकते। इत्तेशाम साहब जुमला ऐड कर लें, फिर हम क्विकली एक जुमला मैं ऐड कर दूं आमना। देखिए एक चीज और आखिरी देखिए शाह साहब इन्होंने करना चाहूंगा। देखिए एक आखिरी बात ये है जी एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा शाम साहब। बात ये है कि अगर मेरे पास बिजली नहीं है, मेरे पास गैस नहीं है, मैं अपनी बिजली खुद पैदा करता हूँ, मैं सिलेंडर इस्तेमाल करता हूँ और मुझे जो है ना पानी मुयसर है, जब तमाम फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट ने वादा की थी वो नहीं दे रही, मैं स्कूल में अपने बच्चे को अपने पैसों पे पढ़ा रहा हूँ, बातें बिल्कुल सही है। सवाल तो यही पैदा होता है, बातें इसको छोड़ ही दें आमना। देखें जो असल टेस्ट है ना, ये जनवरी में इन्होंने IMF के साथ कमिट किया है कि ये सूबों में इनका ज़राअत पे इनकम टैक्स लगाया जाएगा, लिख के दे दिया जनवरी में। और पीपल्स पार्टी और PMLN सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है जी देख बताएं कैसे हम आपको लगाने देंगे ज़राअत पे इनकम टैक्स। उधर से वो नून वाले कहते हैं जी इंडस्ट्री में से टैक्स उठा के आप इनकम टैक्स अपना ज़राअत पे लगाएं। अब्दुल्ला साहब का टेक मजे कर रहे हैं, फंसा रहे हैं आपको। मुझे अब्दुल्ला साहब दिवालिया होने से बचा लिया, रियासत के लिए सियासत अपनी खत्म कर दी, उन्होंने दिन रात एक कर लिया, इकोनॉमी राइट डायरेक्शन में आ गई। और लेकिन हम अवाम अभी भी दुहाइयां दे रहे हैं कि भाई महंगाई तो हमें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और बता रहे हैं, IMF कुछ और कह रहा है। वो यहाँ उनको आने की यहाँ जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए जब रेत में देते हैं और मैं नहीं समझता कि दिवालिया होने से बच गए हैं। बताने पे आपको पता चल जाएगा जो हमारे लक्षण हैं वो 35% इंडस्ट्री को हम बंद कर चुके हैं। हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा चुके हैं। जब इंडस्ट्री बंद होगी, बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी, और अगले साल के लिए आपकी इतला के लिए अकॉर्डिंग टू द फिगर्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 30% आपका पानी का कमी आ जाएगी, यानी कि 30% स्ट्रेट अवे बिजली के अंदर आपकी कमी आ जाएगी। तो फिर पैदावार नहीं होगी तो आप कैसे चलेंगे? बॉर्डर मंडियां आपकी ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ मामला खत्म हो गए हैं। आप गैस पाइपलाइन $22 बिलियन आपको पेनल्टी आ रही है। इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर मामला पड़ा हुआ है। ये चंद दिनों की बात है, हफ्तों की भी नहीं है। तीसरी तरफ जो है वो मैं अभी क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ईरान के आए थे 2 दिन पहले, मैं उनके साथ खाने के ऊपर था, उन्होंने मुझे सारी बात, उन्होंने कहा पाकिस्तान अपना जो है वो सही रखेगा और पाकिस्तान अपना मुआहदा पूरा करेगा तो हम नहीं करेंगे, पेनल्टी लेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान जो है वो अपना मुआहदा ही नहीं पूरा करता गैस पाइपलाइन का तो फिर कैसे होगा? दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहे हैं, किसी आज तक मुझे ये बताएं, अभी डॉक्टर हफीज साहब भी बैठे हैं, बहुत मोहतरम है, हमारे बड़े ब्राइट स्टार हैं, लेकिन कभी किसी ने कहा है कि मईशत जो है वो खराब हो रही है और मुल्क जो है वो अच्छाई की तरफ नहीं जा रहा?
सर यहाँ हमें ख्वाब दिखाए जा रहे हैं बार-बार। अभी सऊदी अरब में वज़ीर आज़म साहब, उनकी टीम भी बार-बार कहती है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वो कहते हैं कि ये नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपकी मईशत तब तक तरक्की नहीं करेगी जब तक कि आप अपनी पॉलिसी, आपके वजीर खारजा जो आते हैं वो इसलिए नहीं, वजीर आपके जो आते हैं खजाना, वो इसलिए नहीं आते कि वो पाकिस्तान की मजबूर, बेहाल, बेकर्स और गरीब कौम को जो है कोई फैसिलिटेट करें। वो इसलिए आते हैं कि वो IMF से बेहतर जो है वो निगोशिएट करें। अगर आपने लिया 8 महीने में कर्जा, इन्होंने ले लिया 4 महीने में, ये है इनकी काबिलियत। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, हफीज़ पाशा साहब, एहतशामुल हक साहब, ज़ाहिर प्रोग्राम का हिस्सा थे हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।